मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, आज एक नए चैप्टर को लेकर के, नए टॉपिक को लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हूँ वर्ब्स के विषय में। क्योंकि आप जानते हैं कि वर्ब्स का सेंटेंस में क्या स्थान होता है। तो वर्ब्स का, क्रियाओं का सेंटेंस में, वाक्य में वही स्थान होता है जो हमारे शरीर में प्राण का होता है। वर्ब के बिना सेंटेंस का कोई महत्व नहीं है। जिस प्रकार प्राणों के बिना हमारे इस शरीर का, जो स्थूल शरीर है, इसका कोई महत्व नहीं है। हम किन किन वर्ब के विषय में जानेंगे, तो सभी प्रकारों के विषय में। ये हेडिंग आप देख सकते हैं, वर्ब्स इन इंग्लिश ग्रामर, ऑल टाइप्स, लिंकिंग वर्ब, कॉपुलर वर्ब, स्टेटिव वर्ब, डायनेमिक, रेगुलर, इर्रेगुलर, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव इत्यादि ये वर्ब्स होती हैं। इनके विषय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ये सीरीज मुझे लगा कि नहीं, वर्ब के विषय में आपको जानकारी देनी चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर इस वीडियो को क्रिएट करने का फैसला किया। अब कितने वर्ब के कितने प्रकार होते हैं, उन कितने कितने प्रकारों में हम अध्ययन करेंगे, जानेंगे, कुछ न कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। तो इसमें सबसे पहला है आपका मेन वर्ब, जिसको लेक्सिकल वर्ब भी कहते हैं, प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब इसको कहते हैं, लिंकिंग वर्ब या कॉपुलर वर्ब बोलते हैं, स्टेटिव वर्ब जिसको स्टेट या सिचुएशन की, माने स्थिति की जानकारी मिलती है इसमें। मतलब कार्य जो हो रहा है, क्रिया के माध्यम से जो क्रिया हो रही है वो वर्तमान में हो रही है कि पास्ट में हुई थी या फ्यूचर में होगी, इसीलिए उसको स्टेटिव वर्ब कहा जाता है। डायनेमिक वर्ब को एक्शन वर्ब कहते हैं या प्रिवेंटिव वर्ब भी कहते हैं। दो नामों से जाना जाता है, मतलब इसमें कुछ कार्य होता है, इसलिए एक्शन वर्ब बोलते हैं। मॉडल हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब का माने जो मॉडल्स होती हैं, उस पर एक वीडियो ऑलरेडी मैंने आपके लिए निर्मित किया था, आपको मिला होगा। आपने देखा या नहीं देखा, अब ये आपकी जवाबदारी है, तो उसको आप देखिए नहीं, देख करके उसमें प्रयास करिए समझने का। शैल, शुड, कैन, कुड इत्यादि ये सब आपके मॉडल होती हैं। मॉडल हेल्पिंग वर्ब के विषय में पढ़ेंगे। रेगुलर एंड इर्रेगुलर वर्ब्स, रेगुलर वर्ब कौन कौन सी होती हैं, इर्रेगुलर कौन कौन सी होती हैं, है ना, नियमित और अनियमित। ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं। तो सकर्मक क्रिया मतलब जिस क्रिया का कोई कर्म होता है, कोई कर्म ऑब्जेक्ट होगा, वो ट्रांजिटिव है, और जिसका नहीं होगा उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, इंट्रांजिटिव कहते हैं। फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स, इसमें फाइनाइट वर्ब किसको कहते हैं ये भी हमको जानकारी होनी चाहिए। तो जो क्रिया अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के आधार पर अपने आप को परिवर्तित कर ले, अपने आप को चेंज कर ले, उसको हम फाइनाइट वर्ब के नाम से जानते हैं। क्लियर? माने जो वर्ब अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के आधार पर अपने आप को बदल ले, उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं, और जो न बदले उसे नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि नॉन फाइनाइट वर्ब के 3 रूप हमको इंग्लिश ग्रामर में मिलेंगे। एक तो जेरंड के रूप में, जिसको फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब आप बोलते हैं, और जेरंड के विषय में कई बार बता चुका हूं मैं कि जेरंड जो है या तो नाउन के रूप में उपस्थित होगा, या तो सब्जेक्ट के रूप में, या तो ऑब्जेक्ट के रूप में। नाउन के रूप में तो होता है, लेकिन सब्जेक्ट के रूप में होगा या ऑब्जेक्ट के रूप में होगा, ये दोनों रूपों में आपको देखने को मिलेगा एज ए जेरंड। इन्फिनिटिव में क्या होता है, 2 प्लस बेस वर्ब होती है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि 2 उसमें लगा ही हो। कभी कभी ये विदाउट 2 भी आ जाती है, लेकिन वो भी इन्फिनिटिव कहलाती है। और ये 3 माने रूपों में, नाउन के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में, या तो एडवर्ब के रूप में। इसके बाद लास्ट में आपका इसका है नॉन फाइनाइट का पार्टिसिपल फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसको फोर्थ फॉर्म बोलते हैं, ऑफ द वर्ब बोलते हैं, आईएनजी। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का थर्ड फॉर्म, और परफेक्ट पार्टिसिपल जो होता है बच्चों, वो हैविंग टू के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। यहाँ पर कुछ वाक्य आपके सामने हैं, देख सकते हैं। आई डू नॉट लाइक अ ब्रोकन विंडो, मैं नहीं पसंद करता हूं एक टूटी हुई खिड़की। आई डू नॉट लाइक, मैं नहीं पसंद करता हूं, अ ब्रोकन विंडो, एक टूटी हुई खिड़की। यहाँ पर कई वर्ब आपको देखने को मिल गई। डू का प्रयोग है, लाइक का प्रयोग है, और ब्रोकन का प्रयोग है। ठीक, ब्रोकन क्या है ये, ठीक, ब्रोकन क्या है आपकी, तो ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ब्रेक माने तोड़ना, ब्रोक, इसके बाद ब्रोकन होता है। तो आई डू नॉट लाइक अ ब्रोकन विंडो,
ही रोट इंटेलिजेंटली, वो बहुत ही कुशलतापूर्वक, इंटेलिजेंटली बुद्धिमत्ता पूर्वक वो उसने लिखा। राइट का सेकंड फॉर्म बच्चों होता है रोट, राइट, रोट, रिटेन। विंडो इज ब्रोकन, खिड़की टूटी हुई है, लेकिन इसका केवल यही अर्थ नहीं होगा, ये पैसिव वॉइस का वाक्य भी आपका है, ध्यान रखेंगे। विंडो इज ब्रोकन मतलब क्या, खिड़की टूटी हुई पाई गई। विंडो इज ब्रोकन, खिड़की टूटी हुई पाई गई या टूटी हुई है, ठीक है। विंडो इज ब्रोकन, तो यहाँ पर इज भी है और ब्रोकन भी है आपका। इसके बाद देखेंगे ध्यान से, फोर्थ नंबर में यहाँ पर मैंने लिखा है कुछ, गो, पुश और बर्न। गो क्या है, ये वी आई लिखा है, पुश में वीटी लिखा है, बर्न में वीटी आई लिखा है। क्या कभी आपने शब्दकोश को देखते हुए, डिक्शनरी जब आप उल्टाते हैं, किसी वर्ड की मीनिंग देखते हैं, वर्ब की यदि मैं बात करूं तो आप ध्यान से देखिएगा, उस वर्ब के आगे स्मॉल ब्रैकेट में या तो वी आई लिखा मिलेगा, या तो वी टी लिखा मिलेगा, या तो वी टी आई लिखा मिलेगा। इसका मतलब क्या होता है, वी आई का मतलब इंट्रांजिटिव वर्ब, वी टी का मतलब ट्रांजिटिव वर्ब, और जहाँ पर वी टी आई लिखा है ये दोनों है, मतलब ट्रांजिटिव वर्ब भी है और इंट्रांजिटिव वर्ब भी है। जैसे यहाँ पर गो, ये वी आई है, वी आई का मतलब इंट्रांजिटिव वर्ब है, ये अकर्मक क्रिया है। पुश, ये सकर्मक क्रिया मतलब ट्रांजिटिव वर्ब है, धक्का देना। बर्न यानी जलाना या जलना, ये है आपका वीटीआई, मतलब ये दोनों है, ट्रांजिटिव भी है और इंट्रांजिटिव भी है। बर्न के रूप क्या होते हैं, बर्न, बर्नट, बर्नट, पुश, पुस्ड, पुस्ड। अगो वेंटगान तो आप जानते ही हैं, ठीक। ही इज क्यूट, वह प्यारा है। यहाँ पर इज जो है ये क्या है, आपकी मुख्य क्रिया है, ये मुख्य क्रिया है। इज जो है मुख्य क्रिया के रूप में आई है, सहायक क्रिया नहीं है ये। वो प्यारा है, इसी को आप बदल सकते हैं, वाज कर सकते हैं और विल भी कर सकते हैं। ही वॉज क्यूट, वो प्यारा था। ही विल बी क्यूट, वो प्यारा होगा। ही इज रनिंग, वो दौड़ रहा है। यहाँ पर इज सहायक क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब, और रनिंग में रन जो आपका है ये आपकी डायनेमिक वर्ब है, ये मतलब एक्शन वर्ब है। रन माने दौड़ना, दौड़ते समय कुछ कार्य होता है ना। आई हैव 3 ब्रदर्स, मेरे 3 भाई हैं। यहाँ पर हैव जो आपकी है वो मेन वर्ब के रूप में उपस्थित हुई है। इन वाक्यों को यहाँ लिखने का मेरा मकसद केवल ये था कि आपको मैं कुछ बता सकूं, है ना, कुछ संकेत दे सकूं कि वाक्य जो हम सामने लाते हैं या वाक्य जो बोलते हैं या लिखते हैं या कहीं न्यूज़पेपर या अपनी बुक्स वगैरह में पढ़ते हैं, वहाँ पर हम जानने का प्रयास करें कि ये जो चीज़ें मैंने बताई, टाइप्स बताए वर्ब के, मेन, लेक्सिकल, प्रिंसिपल, हेल्पिंग, ऑक्सिलरी, लिंकिंग, कॉपुलर, स्टेटिव, डायनेमिक, मॉडल, हेल्पिंग वर्ब्स, रेगुलर, इररेगुलर, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट, इनमें से कौन सी वर्ब है ये जो हमारे इस वाक्य में है, इसको हम जानने का प्रयास करें। ये बहुत जरूरी बात है ना। तो इस पार्ट में यहाँ पर केवल मैंने आपको ये बात बताई कि हम जिन विषयों में अध्ययन करने वाले हैं, जिन जिन क्रियाओं के रूप अध्ययन करेंगे, उसमें मुख्य क्रिया आएगी, सहायक क्रियाएं भी आएंगी, लिंकिंग वर्ब आएंगी, कॉपुलर वर्ब जिसको कहते हैं, स्टेटिव वर्ब आएगी, डायनेमिक आएगी, मॉडल, ऑक्सिलरी, मॉडल, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब वही है, रेगुलर एंड इररेगुलर, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स के विषय में हम जानेंगे। फाइनाइट वर्ब उसको कहते हैं कि जो वर्ब अपने सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर के आधार पर अपने आप को बदल लेती है, उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और जो वर्ब अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के आधार पर अपने आप को चेंज नहीं करती, ज्यों की त्यों रहती है, एज इट इज रहती है, उसको हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और नॉन फाइनाइट वर्ब के 3 रूप मैंने बताए, या तो वो जेरंड के रूप में होगी, या तो इन्फिनिटिव के रूप में होगी। तो जेरंड के रूप में वर्ब में आईएनजी रहता है। अब ये आपके क्या या नाउन के रूप में होती है, अब वो नाउन आपका सब्जेक्ट के रूप में है या ऑब्जेक्ट के रूप में है, ये दोनों में रूपों में आ सकता है, किसी भी रूप में। इन्फिनिटिव में क्या है, या तो वो विद टू होगी या तो विदाउट टू होगी, मतलब जो वर्ब का बेस फॉर्म होता है उसमें टू जोड़ने से वो इन्फिनिटिव बन जाता है। लेकिन ये जरूरी नहीं हमेशा कि टू जोड़ने से ही इन्फिनिटिव बने, कभी कभी अब आगे वाक्य आप देखेंगे कि वो विदाउट टू भी आ जाती है तो भी इन्फिनिटिव कहलाती है। और अंत में पार्टिसिपल में हम देखेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब का 4th फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का 3rd फॉर्म,
परफेक्ट पार्टिसिपल जिसमें हैविंग टू प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म रखा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। यहां पर मैंने एक चार्ट बनाया है, फॉर्म्स रूप, इसके बाद आपका 3 वर्ब मैंने ली हैं यहाँ पर। एक तो बी माने होना, हैव यानी पास में होना या रखना, और डू माने करना। इसके अलग अलग रूप कैसे कैसे होते हैं वो आप देखने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। पहला यहाँ पर लिखा है फॉर्म्स के कॉलम में इन्फिनिटिव यानी बेस फॉर्म, इसके बाद प्रेजेंट फॉर्म जिसको आप V1 बोलते हैं, पास्ट फॉर्म V2 होता है, पास्ट पार्टिसिपल V3 होता है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल को V4 फॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर आप देखेंगे कि बी को पहले देखिए। वी की इन्फिनिटिव या बेस फॉर्म बी माने होना, इन्फिनिटिव फॉर्म क्या होगा टू बी। इसके बाद प्रेजेंट में इसके रूप क्या बनते हैं इज एम आर। अब आपको लगेगा कि इज एम आर ये किसके रूप है, तो बी के रूप है। ये मल्टीपर्पज वर्ब है। वीडियोज मैंने इसमें बहुत सारे बनाए हैं, आपको अवसर आने पर मिलेंगे तो आप उसको देखिएगा। इज एम आर ये बी के रूप हैं, ध्यान रखेंगे, प्रेजेंट रूप है। इसी के पास्ट में बनेंगे वाज वर्ब बनेगा, पास्ट पार्टिसिपल में बीन बनता है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल में बीइंग बनता है। तो यहाँ पर जो मैंने चार्ट बनाने का बताने का प्रयास किया, फॉर्म्स इन्फिनिटिव बेस फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, पास्ट में V2, पास्ट पार्टिसिपल में V3 और प्रेजेंट पार्टिसिपल में V4। बी के इसमें रूप आपके इन्फिनिटिव में टू बी, इज एम आर प्रेजेंट के रूप है, वाज वर्ब पास्ट के हैं, पास्ट पार्टिसिपल में बीन है और प्रेजेंट पार्टिसिपल में बीइंग है। हैव में देखते हैं पास में होना, टू हैव, हैज और हैव प्रेजेंट के रूप है, पास्ट का रूप हैड होता है, पास्ट पार्टिसिपल भी हैड होता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल हैविंग होता है। डू का देखिए, डू में इन्फिनिटिव टू डू, डू माने करना, प्रेजेंट फॉर्म डू डज, पास्ट फॉर्म डिड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म डन, डू डिड डन होता है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल माने चौथा रूप जो आपका होता है वो होता है डूइंग, DOING डूइंग। ठीक है, तो ये तो यहां पर मैंने क्यों ये आवश्यक थे, क्योंकि कहीं पर आगे वाक्य में इज एम आर आ जाएगा, वाज पर आ जाएगा, हैज हैव आएगा, हैड आएगा, है ना। और यदि ये पूछा जाए आपसे कि वाज ये किस क्रिया का कौन सा रूप है, तो फिर आप चक्कर में पड़ जाएंगे। ये सब बी के रूप है, मल्टीपर्पज वर्ब है आपकी, बहुउद्देशीय क्रिया। वी के बहुत सारे रूप होते हैं आपके, टू बी इन्फिनिटिव के रूप में, इज एम आर प्रेजेंट रूप में, पास्ट रूप में वाज वर, पास्ट पार्टिसिपल के रूप में बीन बनता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल में बीइंग बनता है। अब चलिए पहला कॉलम आपका आता है, पहला नंबर मेन वर्ब या लेक्सिकल वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब। ये देखिए पहला नंबर आपका मेन, लेक्सिकल या प्रिंसिपल वर्ब जिसको कहते हैं मुख्य क्रिया। तो इसमें हम क्या करेंगे, जितने वाक्य मैंने लिखे हैं इसमें हम 2 चीजों का अध्ययन करेंगे। पहला तो मेन वर्ब को जानेंगे और हेल्पिंग वर्ब को भी हम इसी में जान लेंगे, क्योंकि इसके बाद फिर हम थर्ड में पहुंचेंगे, क्या आगे वाले में पहुंचेंगे जो भी थर्ड आपका होगा। तो यहाँ पर मेन वर्ब या लेक्सिकल या प्रिंसिपल वर्ब, और इसी में जोड़ लेते हैं हम हेल्पिंग वर्ब को या ऑक्सिलरी वर्ब को। चलिए पहला वाक्य देखिए, ही इज माई फ्रेंड। ठीक है, ही इज माई फ्रेंड, वह मेरा मित्र है। अब आपने देखा इसमें कि इसमें इज जो है, ये जो इज शब्द है आपका वर्ड है, ये मेन वर्ब है, सहायक क्रिया नहीं है, ध्यान रखेंगे। ही इज माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त है। वर्ब का होना आवश्यक है किसमें, सेंटेंस में, वो मेरा दोस्त है। तो इज यहाँ पर मेन वर्ब है आपकी, ये इज क्या है, ये मेन वर्ब। ठीक है, अगला वाक्य देखिए, राम इज प्लेइंग द गिटार, राम गिटार बजा रहा है। ठीक है, राम इज प्लेइंग गिटार, राम गिटार बजा रहा है। इसमें इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर अभी ये आपकी क्या थी, मेन वर्ब थी, लेक्सिकल या प्रिंसिपल वर्ब थी, लेकिन यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब बन गई, सहायक क्रिया बन गई। किसकी सहायता करती है, ये मेन वर्ब की सहायता करती है। मेन वर्ब की सहायता न करे तो मेन वर्ब अपना अर्थ ही न प्रकट कर पाएगी। राम प्लेइंग द गिटार, ये तो गलत हो जाएगा, है ना। इसलिए इज आने से पूरा सेंस निकल जाता है। राम इज प्लेइंग द गिटार, राम गिटार बजा रहा है। प्ले माने देखिए, ये प्ले जो है मेन वर्ब है, ये प्ले माने खेलना भी होता है और प्ले माने बजाना भी होता है।
ठीक है ना, ये दोनों आप ध्यान से समझ लेंगे। प्ले माने खेलना और प्ले माने बजाना भी होता है। तो राम इज प्लेइंग द गिटार, राम गिटार बजा रहा है। इसमें इज जो है ये हेल्पिंग वर्ब है और प्ले जो है वो मेन वर्ब है। आगे चलिए, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है। तो यहाँ पर जो हैव है बच्चों वो मेन वर्ब है आपकी, इसमें प्रिंसिपल आपके ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है इसमें। आई हैव अ पेन, हैव का मतलब पास में रखना, स्वामित्व होना जिसको कहते हैं। मैं एक कलम का मालिक हूँ, मेरे पास एक कलम है, मतलब मैं एक कलम का मालिक हूँ। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है, मेन वर्ब है। चौथा नंबर आगे देखिए, आई हैव रिटन अ लेटर, मैं पत्र लिख चुका हूँ। पास्ट परफेक्ट का है, ध्यान रखेंगे। आई हैव रिटन अ लेटर, तो यहाँ पर जो हैव है वो हेल्पिंग वर्ब है और रिटन, राइट, रोट, रिटन ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट की जो संरचना होती है वो सब्जेक्ट के बाद में हैज, हैव का प्रयोग, वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग, ऑब्जेक्ट और अदर पार्ट्स का प्रयोग होता है। तो आई हैव रिटन अ लेटर, यहाँ पर हैव हेल्पिंग वर्ब है और रिटन मेन वर्ब है। आगे चलिए पांचवें में, राहुल हैज किक्ड द फुटबॉल, राहुल हैज किक्ड द फुटबॉल, ये वाक्य आप सामने आप देख रहे होंगे। राहुल सब्जेक्ट है, हैज हेल्पिंग वर्ब है, किक्ड ये मेन वर्ब है। ठीक है, ये जो हैज है वो किक की सहायता कर रही है। किक माने होता है मारना, जैसे फुटबॉल में किक मारते हैं ना, ठोकर मारते हैं। किक, किक्ड, किक्ड, ठीक है। तो राहुल हैज किक्ड द फुटबॉल, यहाँ पर हैज ये हेल्पिंग वर्ब है और किक्ड मेन वर्ब है। छठवां नंबर देखिए, ही डज इट, ही डज इट, ठीक है। अब देखिए, ही चूंकि सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है तो डू में ईएस लगा दिए हमने, तो क्या बन गया, ही के लिए बन गया। क्रिया में एस लगाते हैं ना, तो ही डज इट, वो इसको करता है। यहाँ पर डज जो है वो मेन वर्ब के रूप में है। नंबर 7, ही डज नॉट गो, वो नहीं जाता है। यहाँ पर डज, अब ये मेन वर्ब नहीं रह गई, अब ये हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि मेन वर्ब गो आ गई। ठीक है, ही डज नॉट गो, वो नहीं जाता है। ठीक, तो यहाँ पर डज हेल्पिंग वर्ब है और गो मेन वर्ब है। अगला देखिए, ही गॉट एंग्री, गेट गॉट, गॉट या गेट गॉट गॉटन, ठीक है। तो ही गॉट एंग्री मतलब वो क्या, नाराज हुआ। एंग्री माने नाराज, वो नाराज हुआ। तो यहाँ पर गॉट जो है वो मेन वर्ब के रूप में उपस्थित है। 9वां नंबर, श्वेता बिकेम अ डॉक्टर, श्वेता एक डॉक्टर बन गई। बिकम, बिकम, ये सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब बिकम है। बिकम माने होना। श्वेता बिकेम अ डॉक्टर, श्वेता डॉक्टर बन गई। और अंत में आपका वाक्य लिखा है, आई एम फीलिंग गुड, मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। फील का मतलब महसूस करना, ठीक है, मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। आई एम फीलिंग गुड, यहाँ पर एम बच्चों हेल्पिंग वर्ब है और फीलिंग ये मेन वर्ब के रूप में उपस्थित हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को आपने समझ लिया होगा कि मेन वर्ब किस रूप में काम आती है। क्योंकि मेन वर्ब आपका हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की हेल्प करती है, इसीलिए उसका नाम हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब पड़ा है। ठीक है, तो मेन वर्ब को हमने जाना और ऑक्सिलरी वर्ब को भी हमने जाना। अब इसके बाद हम देखेंगे कि स्टेटिव वर्ब क्या होती है, डायनेमिक वर्ब क्या होती हैं, लिंकिंग वर्ब, कॉपुलर वर्ब और भी जो वर्ब्स आपकी हैं उनके विषय में हम जानने का प्रयास करें। इसके बाद हम आते हैं स्टेटिव वर्ब, डायनेमिक वर्ब, इसके बाद लिंकिंग या कॉपुलर वर्ब, इसके बाद देखेंगे स्टेटिव एंड डायनेमिक वर्ब। इसमें सबसे पहले आपका स्टेटिव के विषय में मैंने बताया था। इसको सिचुएशन मतलब ये जो है क्रिया की सिचुएशन बताती है, स्थिति बताती है कि वो वर्तमान में काल में हुआ, समय के बारे में या भूतकाल में या भविष्यत काल में, इसलिए इनको स्टेटिव वर्ब या सिचुएशन की स्थिति वाली वर्ब कहा जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लिए हैं, उसको आप देख सकते हैं। बी ये स्टेटिव वर्ब है, हैव ये भी स्टेटिव वर्ब है। ओन का मतलब क्या होता है, रखना, ठीक है ना। ओन माने स्वयं रखना, ओन माने निजी भी होता है, वर्ब है, ध्यान रखेंगे। डाउट माने संदेह करना,
ये भी वर्ब है। लव प्यार करना, हेट घृणा करना, ये सब स्टेटिव वर्ब है आपकी है। मतलब ये जो है माने जो क्रिया हो रही है, ये जो क्रिया हुई है, ये जो क्रिया होगी, अब देख लीजिए प्रेजेंट टेंस का, पास्ट टेंस का या फ्यूचर टेंस का, माने वर्तमान भूत भविष्य, इन तीनों समयों के बारे में जो वर्ब्स बताती हैं, सिचुएशन बताती हैं, स्थिति बताती हैं, उन्हें स्टेटिव वर्ब के नाम से जाना जाता है। और इनके कुछ उदाहरण यहाँ पर मैंने आपके सामने रखे हैं कि जैसे बी स्टेटिव वर्ब है, हैज, ओन, डाउट, लव और हेट। डायनेमिक वर्ब जिसको एक्शन वर्ब कहा जाता है, जिसमें कुछ कार्य होता है, आप जानते हैं आई रोट अ लेटर, आई एम राइटिंग अ लेटर, ये सब एक्शन वर्ब है। जब हम राइट, ये एक्शन वर्ब है आपकी, है ना। आप लिखेंगे तो कुछ कार्य होगा कि नहीं होगा, एक्शन होगा कि नहीं होगा, एक्शन वर्ब, इसलिए इनको कहते हैं डायनेमिक वर्ब को। ये है पुश, पुश माने धक्का देना, वॉक पैदल चलना, ईट, ईट यानी खाना, यहाँ पर डबल हो गया है ये, ईट, EAT, ईट माने खाना, हिट माने मारना, बीट माने पीटना, स्कोल्ड, स्कोल्ड माने डांटना, झिड़की देना या डांटना भी कहते हैं। ये डायनेमिक वर्ब या एक्शन वर्ब है। पुश माने धक्का देना, एक्शन होगा कि नहीं होगा, वॉक माने चलना, एक्शन होगा कि नहीं होगा, ईट खाना, जब हम थाली में भोजन आता है तो खाते हैं तो कुछ एक्शन होता है कि नहीं होता है, हिट यानी मारना, अब आप किसको हिट कर रहे हैं उसमें भी एक्शन होगा, बीट पीटना है तो भी होगा, स्कोल्ड डांटना है तो भी एक्शन होगा, ये एक्शन वर्ब कहलाती हैं। और स्टेटिव वर्ब वो होती हैं जिनमें स्थिति के विषय में बताया जाता है, वो एक्शन वर्ब नहीं होती, एक्शन के संबंध में उनमें कोई चर्चा नहीं होती, इसलिए उनको स्टेटिव वर्ब कहा जाता है, डायनेमिक वर्ब नहीं कहा जाता। कुछ उदाहरण आपके सामने मैंने रखे हैं, इनको देखिए तो आपको जानकारी हो जाएगी। जैसे पहला नंबर देखेंगे ध्यान से, ही इज, was, will be at home। अब देखेंगे ध्यान से, he is at home वो घर पर है, he was at home वो घर पर था, he will be at home वो घर पर होगा। तो अब ये तीनों स्थितियां आपके सामने आई कि नहीं आई? वर्तमान में वो घर में है, कुछ समय पहले वो घर में था, ठीक, और आने वाले समय में वो घर पर उपलब्ध होगा। ये तीनों स्थितियां यहां पर आ गई, इसलिए इनको स्टेटिव वर्ब के नाम से जाना जाता है, इज, वाज और विल बी। और ये सारे के सारे इज, वाज, विल बी ये बी के रूप है बच्चों, इसीलिए मैंने पहले आपको चार्ट बता दिया है। इज, वाज, विल बी ये उसी बी का, ये प्रेजेंट रूप है, ये पास्ट रूप है और ये फ्यूचर वाला रूप है आपका विल बी। किसका? बी वर्ब का। तो ही इज, वाज एंड विल बी एट होम वो घर पर है, वो घर पर था, वो घर पर होगा, ठीक है। दूसरा वाक्य देखिए, ही हैज, हैड, विल हैव अ कार। ही हैज अ कार, उसके पास एक कार है, ही हैड अ कार, उसके पास एक कार थी, आज वर्तमान में पता नहीं है कि नहीं है लेकिन पहले थी। ही विल हैव अ कार, उसके पास एक कार होगी। ही विल हैव अ कार, उसके पास आने वाले समय में, भविष्य में उसके पास कार होगी। ये हो गया आपका ही हैज, हैड या विल हैव। तो ये जो वर्ब आपकी हैं, हैज, हैड, विल हैव, ये सब आपकी स्टेटिव वर्ब्स के नाम से जानी जाती हैं। आई हैव सम मनी, अब बताइए यहाँ पर आई हैव सम मनी मतलब मेरे पास कुछ रुपया है या मैं कुछ रुपया रखता हूं। तो यहाँ पर जो हैव है आपकी ये क्या है? ये स्टेटिव वर्ब है, इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है। भाई मेरे पास कुछ पैसा है, बस हो गया, क्या एक्शन हो रहा है इसमें? तो आई हैव सम मनी, मेरे पास कुछ रुपया है, मेरे पास कुछ पैसा है, ये हो गया। ही ओन्स अ हाउस इन दिल्ली, उसके पास दिल्ली में एक मकान है। ही ओन्स वो रखता है स्वयं निजी, अ हाउस एक घर, इन दिल्ली वो दिल्ली में एक घर रखता है। अब इसमें कौन सा एक्शन हो रहा है? जैसे मैंने इसके पहले वाक्य में मैंने कहा कि आई हैव सम मनी, मेरे पास कुछ रुपया है, कौन सा एक्शन हो रहा है? एक्शन वर्ब नहीं है, ये स्टेटिव वर्ब है। स्टेटिव वर्ब है ना, जिनमें सिचुएशन की जानकारी मिलती है, समय की जानकारी मिलती है, भूत वर्तमान भविष्य की जानकारी मिलती है, उसे हम स्टेटिव वर्ब के नाम से जानते हैं। और जिनमें एक्शन होता है वो एक्शन वर्ब कहलाती हैं। तो यहाँ पर अभी तक ये सब के सब एग्जाम्पल आपकी स्टेटिव वर्ब के हैं। ही ओन्स अ हाउस इन दिल्ली, उसके पास दिल्ली में एक मकान है। आगे 5वां नंबर देखिए, राहुल पुष्ट रश्मि, ये आ गई आपकी डायनेमिक वर्ब। राहुल पुष्ट रश्मि, रश्मि
राहुल ने रश्मि को धक्का दिया। अब बताइए, तो जब राहुल रश्मि को धक्का देगा तो एक्शन होगा कि नहीं होगा? हाथ पैर हिलेंगे कि नहीं होंगे? राहुल पुश्ड रश्मि, राहुल ने रश्मि को धक्का दिया। तो ये है आपकी पुश्ड जो है, पुश्ड सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब पुश इज कॉल्ड पुश्ड। यहाँ पर पुश जो है, पुश्ड, ये आपकी डायनेमिक वर्ब है, एक्शन वर्ब है। और छठवां और अंतिम नंबर, दे डू नॉट ईट राइस, मतलब वे चावल नहीं खाते। दे डू नॉट ईट राइस, दे ईट राइस, वे चावल खाते हैं। दे डू नॉट ईट राइस प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव का नेगेटिव सेंटेंस है, वे चावल खाते हैं, दे ईट राइस। ठीक, वे चावल नहीं खाते हैं, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए एक्टिव वॉइस के अंतर्गत सीखा है कि डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करते हैं। डू नॉट का प्रयोग, डज नॉट का प्रयोग होता है सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन में, और बाकी सबके साथ डू नॉट का प्रयोग हम करते हैं। तो दे ईट राइस, वे चावल खाते हैं, नेगेटिव बनेगा दे डू नॉट ईट राइस, वे चावल नहीं खाते हैं। तो यहाँ पर जो ईट वर्ब है बच्चों, ये तो आपकी ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगी। ये तो आप पीछे सीख चुके हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब किसको कहते हैं, है ना, ये तो मैं बता चुका हूं। तो ये तो हेल्पिंग वर्ब होगी, लेकिन यहाँ पर ईट वर्ब जो बच्चों है, ये है आपकी डायनेमिक वर्ब या एक्शन वर्ब इसको कहते हैं, है ना। दे डू नॉट ईट राइस, वे चावल नहीं खाते, है ना, तो इसमें एक्शन तो होगा आपका खाने पीने में, इसीलिए इनको एक्शन वर्ब कहा जाता है। क्लियर? तो यहाँ पर मैंने आपसे बात की स्टेटिव वर्ब और डायनेमिक वर्ब की एक साथ में। स्टेटिव वर्ब जिसमें सिचुएशन का पता चलता है, जैसे मेरे पास कुछ पैसा है, वो दिल्ली में मकान रखता है, उसके पास एक कार है, उसके पास एक कार थी, सिचुएशन की, ये सब आपकी क्या है, स्टेटिव वर्ब है, और जिनमें कुछ एक्शन होता है। राम ने मोहन को पीटा, राम ने मोहन को पीटा। ठीक, अब इसमें बीट जो वर्ब आपकी होगी, बीट माने पीटना, है ना, तो इसमें एक्शन होगा कि नहीं होगा? होगा निश्चित रूप से, है ना। कार्य होगा कि नहीं होगा? एक्शन माने कार्य, एक्ट माने कार्य करना, एक्ट वर्ब है, ध्यान रखेंगे, एक्ट वर्ब है, ACT, एक्ट, एक्टेड, एक्टेड होता है, और एक्शन कार्य, एक्शन क्या है? कार्य, है ना। तो एक्शन वर्ब उसको कहते हैं जिनमें कुछ कार्य होता है, उन्हीं को हम डायनेमिक वर्ब भी कहते हैं। और जिनमें कार्य की बात नहीं बताई जाती, बल्कि कार्य की सिचुएशन की बात बताई जाती है, उसे स्टेटिव वर्ब के नाम से जानते हैं। कुछ उदाहरण भी मैंने आपके सामने रखे हैं, आप देख सकते हैं। बी यानी होना, हैव यानी पास रखना, ओन माने स्वयं रखना, डाउट संदेह करना, लव प्यार करना, और हेट माने घृणा करना, ये सब स्टेटिव वर्ब है। और डायनेमिक वर्ब में पुश माने धक्का देना, वॉक माने टहलना, ईट माने खाना, हिट माने मारना, बीट पीटना, और स्कोल्ड माने क्या? स्कोल्ड किसको कहते हैं? डांटना। तो यहाँ पर ये स्टेटिव वर्ब और डायनेमिक वर्ब के विषय में जानकारी आपको हो गई। अब हम चलते हैं कॉपुलर वर्ब में। ये कॉपुलर वर्ब्स होती क्या हैं, तो इसकी यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी मैंने लिखी है। टेल्स अबाउट, बताती है बारे में, स्टेट माने सिचुएशन, ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की सिचुएशन के विषय में ये बताती है। जैसे अभी आपने स्टेटिव वर्ब में पढ़ा कि स्टेटिव वर्ब मतलब सिचुएशन बताती है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अब वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम प्रेजेंट का है कि पास्ट का है कि फ्यूचर का है, यहाँ पर भी वही लागू हो रहा है। टेल्स अबाउट स्टेट, स्टेट मतलब सिचुएशन ऑफ सब्जेक्ट। फिर नीचे भी लिखा है टेल्स अबाउट द चेंज इन द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट, मतलब क्या? पहले भूतकाल में ऐसा था, आज ऐसा है, कल ऐसा होगा, मतलब समय जिसमें चेंज होता है, टाइम जिसमें चेंज होता है। तो ये केवल सिचुएशन ही नहीं बताती, बल्कि ये समय का परिवर्तन भी दिखाती हैं। इसलिए इनको कॉपुलर वर्ब्स के नाम से जाना जाता है। इनके कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए हैं। बी माने होना, हैव यानी पास में रखना, अपीयर दिखाई देना, सीम ये भी वही है प्रतीत होना, टर्न बदलना, मुड़ना, साउंड, लुक, फील, गेट और बिकम, ये कुछ यहाँ पर वर्ब्स हैं आपकी, जो कि क्या? कॉपुलर वर्ब्स के नाम से जानी जाती हैं, है ना।